तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट स्टडी। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑलरेडी चालू कर दिया था, और इस बार हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोथ आर कंबाइंड। सो जो हमने कल देखा था वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, और आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द की रोल्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिकली डिजाइन हो, वो कौन सा रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन को एज अ कैपिटल वो कंसिडर करता है, और उसको डेवलप करने का जो चीज़ें हैं वो उस डायरेक्शन में काम करता है। इट बिल्ड्स एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। इट वर्क्स एज अ चेंज एजेंट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर चेंज आता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट की तरह वो काम करता है। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब अलाइनिंग एचआर स्ट्रेटजीज विद बिजनेस स्ट्रेटजीज। वो जो है एचआर की स्ट्रेटेजी है उसको बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करने का काम करता है। एंड एम्प्लॉय चैंपियन, मतलब वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, उनको इंगेज करता है और उनकी वेलबींग पर फोकस करता है। नाउ कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोरकार्ड। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है? तो इस कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड बिहेवियर्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस इन अ रोल। मतलब कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कंटेंट राइटर को हायर करना चाहते हो, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू डू इज टू उसका कॉम्पिटेंसी मैपिंग आपको करना पड़ेगा कि उस कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, उसके पास कंटेंट राइटिंग का नॉलेज है, उसके पास एबिलिटी है, और उसका बिहेवियर कैसा है। उसके बेसिस पर आप उसको हायर करोगे, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? तो इट हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन करंट कैपेबिलिटीज एंड फ्यूचर नीड्स। मतलब आप अगर हायर कर रहे हो और उसको कोई स्किल अगर नहीं भी आ रही होगी, तो वो भी ऑन द जॉब वो सीख लेगा। सो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में उसको भी बेनिफिट होगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। And what are the steps in competency mapping? तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई की रोल। सो हमारा की रोल है कंटेंट राइटर। उसके बाद हमको डिफाइन करनी होगी कॉम्पिटेंसीज। मतलब कंटेंट राइटर के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? तो ऑफकोर्स उसके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए, उसके पास कीवर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास कंटेंट के रिलेटेड कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो वो जो है वो उसकी कॉम्पिटेंसीज है। फिर उसको असेस करना होगा, और जो कॉम्पिटेंसी गैप हमें मिलता है उसके ऊपर हमको एम्प्लॉय को कहना होगा कि वो काम कर। सपोज कि अगर कंटेंट राइटर के लिए उस कंटेंट कैंडिडेट के पास एसईओ का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको टेक्निकल नॉलेज लेना चाहिए, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ऑन द जॉब हम उसको टेक्निकल नॉलेज भी दे सकते हैं। Then balance scorecard. Balance scorecard is a strategic performance management tool developed by Kalpan and Norton that translate organizational vision into measurable objective। मतलब जो organizational का vision है उसको measurable objective में जो transport करता है उसको balance scorecard कहते हैं। balance scorecard के कितने perspectives है? तो balance scorecard के generally चार perspective होते हैं: financial, customer, internal processes and learning and growth। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या आता है? तो कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट रिडक्शन पर फोकस किया जाता है। कस्टमर में क्या आता है? तो कस्टमर पर्सपेक्टिव में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन एंड मार्केट शेयर। इंटरनल प्रोसेस में क्या आता है? तो इसमें क्वालिटी पर फोकस किया जाता है, एफिशिएंसी पर फोकस किया जाता है, और इनोवेशन पर फोकस किया जाता है। इन लर्निंग एंड ग्रोथ में अभी ऑल नो दैट स्किल्स पर फोकस किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, कल्चर और नॉलेज मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता है। Now, culture, career planning and development. Career planning and development for employee. Okay. So what is career planning? So, career planning is a systematic process by which an individual sets career goals and identifies the path to achieve them। मतलब इसमें employee जो है वो career goal set करता है, और जो strategies होती है उसको follow करता है to achieve that goal। And career development is an organizational effort to provide employees with opportunities to grow and progress in their career। मतलब career planning जो है वो employ करता है खुद का एनालिसिस करके, खुद के गोल सेट करके। और करियर डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो अपना करियर डेवलप कर सके, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट? तो फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। एम्प्लॉय को खुद करना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, वो उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी स्किल्स क्या है। देन सेटिंग करियर गोल्स, उसको कोई गोल सेट करना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा जो इंटरेस्ट है वो राइटिंग में है। सो
my interest lies in writing, my skill lies in writing. So I have to set a career goal for me. Like down the lines, down the line, 5 year, 5 year down the line, I want to become a content head or a senior content writer or a senior editor. Okay, तो और एडिटर हो, तो वो मेरा एक गोल सेट हो गया कि भाई मुझे राइटर, अभी मैं कंटेंट राइटर हूँ, मुझे डाउन द लाइन, डाउन 5 years डाउन द लाइन कंटेंट हेड बनना है या फिर सीनियर कंटेंट राइटर बनना है या फिर एडिटर बनना है, ठीक है, तो वो मेरा गोल हो गया। देन आई हैव टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज, मतलब आफ्टर सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कहीं भी वैकेंसी है एज अ सीनियर कंटेंट राइटर और एडिटर, तो आई विल अप्लाई देयर। देन आई हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर एक्शन प्लान, उसमें मुझे ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, जॉब रोटेशन, ये सब भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, रिव्यू एंड फीडबैक जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। What is the benefit of career planning and development? So to employees, it is growth, motivation and job satisfaction, and employees it is retention, मतलब employees जो है वो जल्दी से organization छोड़ के नहीं जाएंगे, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे और उनका करियर जो है वो ग्रो करेगा। सक्सेशन प्लानिंग, मतलब अगर कोई हेड हेड ऑफ कंटेंट जो है वो रिजाइन करने वाला है, तो जिस एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हो, इस हिसाब से उसको आप हेड ऑफ कंटेंट बना सकते हो और वो इंटरनली बना जाएगा, आपको कोई न्यू हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, बेटर परफॉर्मेंस इज देयर। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, monitoring progress, providing feedback, and improving performance of an employee. It is a broader and future focused thing। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? तो ये पीरियोडिक इवैल्यूएशन है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स। मतलब कि एम्प्लॉय को अगर एक गोल टास्क दिया गया और उसका स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर लिया कि भाई एंड ऑफ द मंथ आपको इतना काम करना है, तो वो इतना काम करता है या उससे ज्यादा काम करता है, तो वो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल पर इम्पैक्ट डालता है। What is the objective of performance appraisal and performance management? So it assesses performance and potential. It provides feedback and counseling. It identifies training needs and it is a basis for rewards, promotion and action planning. और appraisal की methods कौन सी है? तो ranking and rating scale method, critical incidents, एंड जो ट्रेडिशनल मेथड है वो रैंकिंग है और रेटिंग स्केल्स है, और मॉडर्न जो है वो 360 डिग्री फीडबैक है, एमबीओ है और बीएआरएस, ठीक है। Then organizational development, change and organizational interventions. So organization development क्या है? Organization development is a planned long-term effort led by top management to improve organizational effectiveness and employee well-being। मतलब organizational development है वो long term effort है और top management के द्वारा lead किया जाता है। For what? To improve the organizational effectiveness and employee well-being. So it focuses on culture, processes, structures, and strategies. An organizational change क्या है? It's a process of shifting from current state to desired future state। और ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है वो कैसा होता है, मतलब उसके टाइप क्या क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है वो प्लानेड होता है और अनप्लानेड भी हो सकता है, इंक्रीमेंटल होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब पूरा ही ऑर्गेनाइजेशन आप चेंज कर दो, इट्स रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव दोनों होता है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशंस। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन इज स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज टू ब्रिंग चेंज इन सो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज टू ब्रिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। सो एक एक्टिविटी है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज और इम्प्रूवमेंट लिया जा सकता है। सो किस टाइप के इंटरवेंशंस होते हैं, मतलब किस टाइप की एक्टिविटीज होती है? तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन, जिसमें टीम बिल्डिंग पर फोकस किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पर फोकस किया जाता है और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब अगर कोई दो एम्प्लॉय के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाने पर फोकस किया जाता है। टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, जो एक्टिविटीज होती है, उसको टेक्नो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें जॉब रीडिजाइन आता है, मतलब जॉब को फिर से डिजाइन किया जाता है। मतलब एक कंटेंट राइटर की जॉब थी कि आपको आर्टिकल लिखना है अपनी खुद की क्रिएटिविटी से, लेकिन अब एआई की वजह से क्या हो गया कि आपको एआई जनरेटेड कंटेंट को मॉडिफाई करना है, तो ये जॉब रीडिजाइन हो गया, वर्क डिजाइन हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग जो कि एक बहुत ही बढ़िया ही टर्म है, ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाता है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी।
देन HRM इंटरवेंशंस मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल पर, करियर प्लानिंग पर और कॉम्पिटेंसी मैपिंग पर जो एक्टिविटीज और फोकस किया जाता है उसको HRM इंटरवेंशंस बोलते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस मतलब जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, जिसमें कल्चरल चेंज, मर्जर्स और एक्विजिशन हो गया, सपोर्ट हो गया और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया। ठीक है। नाउ टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? तो टैलेंट मैनेजमेंट इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू अट्रैक्ट, रिटेन, डेवलप एंड यूटिलाइज टैलेंट फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब आपको है जो टैलेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, उनकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा और उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें वर्कफोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना पड़ता है, टैलेंट एक्विजिशन करना पड़ता है, मतलब टैलेंट को अक्वायर करना पड़ता है इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ता है, रिटेंशन स्ट्रेटजीज को यूज करना पड़ता है, जिसका मतलब कि अगर आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड किया है तो वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ना कि 6 महीने काम जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे। इससे क्या होगा कि आपने जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट सब किया है वो भी उसका भी वेस्टेज हो जाएगा, जो आपने उस एम्प्लॉय के पीछे टाइम दिया है उसका भी वेस्टेज हो जाएगा, मनी और रिसोर्सेज दोनों का ही वेस्टेज है। तो रिटेंशन स्ट्रेटजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सक्सेशन प्लानिंग। What is skill development? So enhancing employees' capabilities through training, reskilling, and upskilling. उसको skill development बोलते हैं. It is important due to globalization, technology, and industry 4.0. और अब स्किल डेवलप करने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं? तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे सकते हो, आप मेंटरशिप और कोचिंग दे सकते हो, आप ई लर्निंग या सर्टिफिकेशन करवा सकते हो, जो कि बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग करते हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव है लाइक स्किल इंडिया मिशन। नाउ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट क्या होता है? तो इट्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द ड्राइवर्स ऑफ एंगेजमेंट? मतलब इस एंगेजमेंट को कौन ड्राइव करता है? तो लीडरशिप सपोर्ट, मतलब टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है तो वो इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अगर एम्प्लॉय ने कोई अच्छा काम किया है तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसको विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, जैसे कि प्रमोशन हो गया, या फिर आपने उसका सैलरी बढ़ा दिया, वो सब। ओपन कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, वो ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे कि और एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा इंगेज हो सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। मैं हेल्थी वर्क प्लेस कल्चर, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सभी साथ मिलकर अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल के टुवर्ड्स काम करे। दैट इज कॉल्ड हेल्थी वर्क प्लेस कल्चर। Work life balance, so it's a equilibrium between professional and personal life. Or what is the factors influencing work life balance? WLB, so flexible work arrangement, मतलब 5 day a week work और 8 hours a day और 7 hours a day work, वो flexible work arrangement करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम आप दे सकते हो, वर्कलोड को कम कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ऐसी आप बना सकते हो जिसमें एम्प्लॉयज को ज्यादा स्ट्रेस ना आए, ज्यादा वर्क बर्डन ना आए, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी निभा पाए, उसको उसका टाइम आपको देना पड़ेगा। व्हाट आर द प्रैक्टिसेस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन? सो फ्लेक्सी टाइम, मतलब आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग दी जाती है, मतलब 3 days a week, और रिमोट वर्क का ऑप्शन दिया जाता है, जॉब शेयरिंग का ऑप्शन दिया जाता है, एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम होते हैं, काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? तो कि एम्प्लॉय का स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होता है, उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है, उसका रिटेंशन बढ़ता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और उसका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली इनहेंस होता है। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसको IR भी बोलते हैं, इसमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं और ग्रीवियंस भी होते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन? So industrial relationships between employers, employees and government to maintain harmony at the workplace. So जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो 3 पार्टी को इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर्स, जो ऑब्वियसली बॉस, दूसरे हैं एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, थर्ड वन इज गवर्नमेंट, जो द एक्सटर्नल पार्टी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कई जगह पर स्ट्राइक्स हो जाते हैं, कई जगह पर वर्कर्स जो है वो मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, वो अ, अ, हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है उसको, वो लोग धरने पर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बोलते हैं।
कौन कौन से कॉजेस है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के? तो फर्स्ट इज वेजेस, मतलब बहुत कम वेजेस देते हैं और बहुत ज्यादा घंटे काम करवाते हैं। वर्किंग कंडीशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, एयर सर्कुलेशन नहीं, रिट्रेंचमेंट है, रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस। अगर यूनियन का इंटरवेंशन होगा तो ऑफ कोर्स ये भी एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, क्योंकि लेबर्स और वर्कर्स जो है वो सीधा यूनियन के पास जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो। और यूनियन जो है स्ट्राइक कर देगा। अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, ओवर टाइम करवा रहा है फिर भी पैसे नहीं दे रहा। एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन और सेटलमेंट मेथड्स, मतलब अब डिस्प्यूट हो गया तो इसको सेटल कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट इज नेगोशिएशन, हो गया, बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन और एम्प्लॉयज। मेडिएशन, जिसमें किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखा जाता है टू हैंडल दिस डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन एंड कंसिलिएशन, इट इज सिमिलर टू दैट। ग्रीवियंस मैनेजमेंट, मतलब एम्प्लॉय को अगर डिससेटिस्फेक्शन है जॉब से या फिर पे से या पॉलिसी से, वो ग्रीवियंस देता है, ठीक है, ग्रीवियंस यानी फरियाद करता है, ठीक है। उसका मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड है, पे से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है, वर्क प्लेस से रिलेटेड है। देन उसको रिप्रेजेंट करना होगा। उस पे इन्वेस्टिगेशन होता है कि भाई एम्प्लॉय जो कह रहा है वो सच है या नहीं। फिर रीड्रेसल होता है, मतलब अगर सच है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है, उसको एम्प्लॉय का वो जो है ग्रीवियंस रिड्रेस करना पड़ता है, और लास्ट में फीडबैक जो है वो दिया जाता है। लेबर वेलफेयर, so it's a measure of measures for physical, mental, social, and economic well-being of workers, like canteens in a factory or organization, healthcare services, education, and housing service, which is a part of labor welfare. Social security मतलब protection against risk like illness, unemployment, old age, maternity और accidents. तो इसके लिए जो एम्प्लॉय को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसको सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। There are various securities act, Indian acts like ESI Act, EPF Act, Maternity Benefit Act जो कि वुमेन्स के लिए है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो कि कॉम्पनसेशन को मैनेज करता है। Then trade union and collective bargaining. So trade union is an organization of workers formed to protect their rights and improve working condition. Okay, तो ये एम्प्लॉयज के द्वारा फॉर्म किया जाता है, बहुत सारा पॉलिटिकल इसमें भी होता है। और उसके फंक्शंस क्या है? तो प्रोएक्टिव होते हैं ट्रेड यूनियंस, जो कि जॉब सिक्योरिटी, वेजेस और हेल्थ और सेफ्टी के रिलेटेड इश्यूज पर काम करते हैं। पार्टिसिपेटिव होते हैं, मतलब वो डिसीजन मेकिंग में, कंसल्टेशन में भी पार्टिसिपेटिव होते हैं। एंड फ्रेटर्नल, मतलब वो एम्प्लॉय का वेलफेयर और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Collective bargaining. So it's a process of negotiation between employer and employees through trade unions. कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन है वो एम्प्लॉयर के साथ जो है वो नेगोशिएट करता है रिगार्डिंग सैलरी, वर्क इन्वायरमेंट, पॉलिसी एंड ऑल। व्हाट इज द स्टेप्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग? तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ इश्यूज, मतलब एम्प्लॉय को कौन कौन से इशू है उसके एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। देन नेगोशिएशन होता है उस लिस्ट पर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द ट्रेड यूनियंस। देन अग्रीमेंट होता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस चीज को अग्री करेगा, मतलब वेजेस बढ़ा देगा, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर देगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है एंड देन रिव्यू होता है। What is the types of collective bargaining? So it's a distributive win-loss situation, मतलब एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हार जाती है। मतलब ट्रेड यूनियन ने कुछ कहा लेकिन एम्प्लॉय ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये विन लॉस सिचुएशन हो गई। इंटीग्रेटिव सिचुएशन मतलब विन विन सिचुएशन, ट्रेड यूनियन ने कहा, एम्प्लॉयर ने भी मान लिया, सो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गया। इन प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। नाउ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स की जो मैनेजमेंट होता है उसको इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। सो IHRM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज इन मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। जो MNCs है और ग्लोबल कंपनीज है उसका HRM मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। What are the key challenges of IHRM? मतलब जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसके की चैलेंजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट वन इज कल्चरल डाइवर्सिटी,
diversity regarding language, values and beliefs, work ethics and global mobility, and legal and political environment. तो कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या होगा कि लैंग्वेजेस डिफरेंट होगी, वैल्यूज बिलीव्स जो है वो डिफरेंट होगा, वर्क एथिक्स जो है वो डिफरेंट होगा। ग्लोबल मोबिलिटी में क्या है तो एक्सपाट्रिएट सिलेक्शन, मतलब जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में काम करने का आते हैं वो उस कंट्री के लिए एक्सपाट्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन, उनको ट्रेनिंग, कंपनसेशन एंड रिपाट्रिएशन, मतलब यहाँ से जो लोग यूएस गए थे और वापस यूएस से इंडिया में आए हैं, ठीक है, उसको रिपाट्रिएट कहते हैं। तो इन सबको मैनेज करना पड़ता है। देन लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इट इज कंप्लायंस विद होस्ट कंट्री लेबर लॉज, मतलब जहाँ से एम्प्लॉयज आए हैं वहाँ के लेबर लॉज क्या है, यहाँ के लेबर लॉज क्या है, अलग अलग है। सो इसको, इसका कंपाइलेशन देखना पड़ता है और उसके लिए अलग लोग बनाने पड़ते हैं। देन टैलेंट मैनेजमेंट मीन्स हायरिंग एंड रिटेनिंग ग्लोबल टैलेंट, कंपनसेशन, डिजाइन फेयर पे अक्रॉस कंट्रीज, मतलब यूएस में ज्यादा पे होगा और इंडिया में कम पे होगा तो ऑफकोर्स कोई नहीं आएगा। सो यूएस के अकॉर्डिंग इंडिया में भी पे होना चाहिए। देन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब अक्रॉस टाइम जोन्स एंड जियोग्राफीज, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए। वर्कफोर्स इंटीग्रेशन, मतलब अलाइनिंग लोकल एम्प्लॉयज विद ग्लोबल विजन। Then green HR. Green HR stands for Green Human Resource Management. HR practices aimed at promoting environmental sustainability. What are the key practices of green HR? So इसमें green recruitment होती है, green training and awareness programs होते हैं, paperless offices होती है, digital HR systems होते हैं, flexible working hours होते हैं, और linking to rewards to eco-friendly initiatives. Benefits क्या होता है तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो घटता है, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग जो है वो बढ़ती है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन और एंगेजमेंट मिलता है, और लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेव होता है। ओके, सो with this we are completing our unit number 3, and from the next lecture we are starting our unit number 4. We have almost 2 months because our net exam is on 31st December, starting from 31st December to 7th of January 2026. Okay.